साथियों, आज की इस वीडियो में 80 प्रश्न देखेंगे एसएससी जीडी के लिए और ये पिछली परीक्षाओं पर साथियों आधारित होंगे। जो आपकी एसएससी जीडी की पिछली बार परीक्षा थी उस परीक्षा पर आधारित है ये 80 प्रश्न। तो आप देखिएगा साथियों, अगर ऐसा पेपर आपके एग्जाम में आ जाता है, ऐसी परीक्षा आपको देखने को मिल जाती है तो कितना स्कोर आप कर पाते हैं। और ये 80 प्रश्न साथियों 4 सब्जेक्ट के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि पहले हिंदी के आप क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद साथियों सामान्य ज्ञान के, फिर आप रीजनिंग के और फिर आप मैथ के। चलिए, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। क्लास में एंट्री अगर कर दी है तो सारा कुछ काम काज छोड़कर साथियों इस क्लास को पूरा देखिए और बहुत सारा ज्ञान हासिल कीजिए और अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा, यानी कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और यहां पर अगर बात करें माखन चोर लिखा हुआ है, तो क्या माखन चोर होता है? नहीं होता है। माखन चोर भी नहीं होता है, माखन चोर भी नहीं होता है। साथियों, माखन चोर कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, ये एक मुहावरा है साथियों, गूलर का फूल। तो गूलर का फूल होने का मतलब क्या होता है? मतलब इसका साथियों क्या होता है? दुर्लभ होना इसका मतलब होता है। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों, फिर से एक वर्तनी वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि वीणा पाणी कैसे लिखा जाता है, तो कौन से ऑप्शन वाला बिल्कुल सही होगा? वीणा पाणी लिखा हुआ। तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा है वीणा पाणी, इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद देखिए, चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना, यानी कि ये सिर पर पांव रखकर भागने का मतलब क्या होता है? आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे वो तो सिर पर पांव रखकर भागा। तो सिर पर क्या कभी पांव रखे जाते हैं? नहीं रखे जाते हैं, यानी कि बहुत तेज भागने को साथियों कहा जा सकता है वो तो सिर पर पांव रखकर भागा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, एक शब्द यहाँ पर दिया गया है, ये शब्द है खग। आपसे पूछा जा रहा है कि खग का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? तो खग किसे कहा जाता है? खग क्या पशु को कहा जाता है? नहीं, कबूतर को भी नहीं, तोते को भी नहीं साथियों, खग कहा जाता है पक्षी को। इसलिए आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, मैं आप सभी के लिए जो भी क्वेश्चंस ला रहा हूं सभी के सभी एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं और मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूं कि एग्जाम तक अगर आपने साथियों इस सभी वीडियो को देख लिया जो भी आपको दी जाए एग्जाम तक, तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से पास हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप सभी लोग क्या करेंगे साथियों, वीडियो को तुरंत देखकर लाइक कर दिया करो। इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई वीडियो आपको पसंद आ रही है और मुझे इसी तरीके से मेहनत को चालू रखना है। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो साथियों, उसके लिए आपको बताना है एक शब्द क्या होता है। देखिए, अगर बात करें जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, यानी कि जो अचानक आ जाए, उसको क्या कहा जाता है बताइए? तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको तो अतिथि कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। श्री गणेश का साथियों विलोम आपसे पूछा जा रहा है, क्या होता है बताइए? चलिए, तो यहां पर अगर बात करें आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाने का बताने की कोशिश करेंगे, तो श्री गणेश का विलोम होता है साथियों इति श्री, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए जिस तक ना पहुंचा जा सके। तो जिस तक ना पहुंचा जा सके उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको तो अगम्य कहा जाता है। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा साथियों स्त्रीलिंग शब्द है आपसे पूछा जा रहा है बताइए? कि जी किसी भी शब्द के साथ साथियों अगर कैसा आ जाए, ऑटोमेटिक कैसा आ जाएगा? किसी भी शब्द को बोलो, आदमी कैसा है, आदमी के साथ कभी कैसी का इस्तेमाल थोड़ी ना करोगे। तो जिसके साथ कैसा आ जाए वो पुल्लिंग होगा और जिसके साथ साथियों कैसी आ जाए वो आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो स्थापना कैसी है, तो कैसी आया ये स्त्रीलिंग हो गया और यही आपसे पूछा गया था। स्वदेश कैसा है, अध्याय कैसा है, अपराध कैसा है, ये आपके नीचे तीनों वाले जो है ना वो पुल्लिंग हो जाएंगे। स्वदेश कैसा है, अध्याय कैसा है, लेकिन स्थापना यहाँ पर साथियों आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का मतलब आपको बता रहा है। तो त्रिशंकु होना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है अधर में लटकना, सब जगह रहने वाला, इधर उधर होना या शंकालु होना। तो कहा जा सकता है साथियों अधर में लटकने को क्या कहा जा सकता है? त्रिशंकु होना कहा जा सकता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें ना तो निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से विलोम शब्द, यानी कि आपको साथियों विलोम बताना है। किस शब्द का विलोम बताना है? इहलोक का बताना है कि विलोम क्या होता है साथियों बताइए? तो इहलोक का विलोम जो होता है ना साथियों वो परलोक होता है। इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है।
धरती का समानार्थी शब्द अब आपसे पूछा जा रहा है साथियों। देखिए धरती का समानार्थी शब्द चंचला नहीं होगा, विपुला नहीं होगा, सरसी भी नहीं होगा, क्या होगा? अचला होगा। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे साथियों पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द बहुवचन है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो बहुवचन की अगर बात करें, माता, माता तो एक वचन है, प्राण, प्राण या प्राण आपका ये साथियों कैसा हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। लड़का भी एक वचन है और किताब भी एक वचन है, तो जिनका आंसर यहाँ पर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पुरस्कार का विलोम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। पुरस्कार का मतलब यानी कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन जब कोई गलत काम किया जाता है तो उसको साथियों उसका तिरस्कार होता है। यानी कि पुरस्कार का विलोम अगर पूछे तो तिरस्कार बताना, और तिरस्कार का विलोम अगर पूछे तो पुरस्कार बताना। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जिसकी स्त्री मर गई हो उसको क्या कहा जाएगा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो जिसकी स्त्री मर गई हो, ठीक है, जिसकी स्त्री मर गई हो यानी कि जिसकी बीवी मर गई हो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको तो विधुर कहा जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जिसका पुरुष मर गया हो, यानी कि जिसका पुरुष मर गया हो, जिसका आदमी मर गया हो, जिसका पति मर गया हो, उसको क्या कहा जाएगा? उसको साथियों विधवा कहा जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, विधुर भी और विधवा भी। कुर्सी तोड़ना, मुहावरे का मतलब क्या? पहले साथियों क्या होता था कि सरकारी नौकरी मिल जाती थी ना, तो कहा जाता कि अब तो भाई आप कुर्सी तोड़ोगे, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा साथियों। अब सरकारी नौकरी में भी मेहनत करना पड़ती है, ठीक है। कुर्सी तोड़ना अब वो चीज नहीं रही। तो कुर्सी तोड़ना एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है? मेहनत ना करना। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो जिनका आंसर यहाँ पर ए है, बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो इसमें से कौन सा शब्द साथियों अशुद्ध लिखा हुआ है, बताने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें अनुकंपा तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सन्यासी की अगर बात करें, ये सन्यासी मुझे यहाँ पर सही नहीं लग रहा है। सन्यासी साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से सन्यासी, ठीक है ना। वृक्षारोपण भी सही लिखा हुआ है, प्रतीक्षित भी सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर बात करें अशुद्ध कौन सा है, तो मैं आपको बता चुका हूं साथियों, ये सान्यासी लिखा है, जो कि कोई शब्द नहीं होता है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए युद्ध करने का इच्छुक को साथियों उसको क्या कहा जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। योद्धा कहेंगे या योधे कहेंगे या युयुत्सा कहेंगे साथियों, या आपका युयुत्सु कहेंगे। तो क्या कहेंगे? युयुत्सु आपको ध्यान रखना है, यानी कि युद्ध की इच्छुक को, यानी कि युद्ध करने को इच्छुक जो हो साथियों उसको युयुत्सु कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कौवा चला हंस की चाल, ये एक लोकोक्ति है, और इस लोकोक्ति का आपको बताना है कि मतलब क्या होता है, बताइए। चलिए, बड़ों से प्रभावित होना, कौवा चला हंस की चाल, तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। असंभव प्रयास करना, ये भी नहीं होगा। हृदय परिवर्तन होना, ये भी नहीं हो रहा। अंधानुकरण करना, ये साथियों हम लोग कह सकते हैं कि कौवा चला हंस की चाल, अंधानुकरण करना। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी वर्तनी सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो इसमें से कौन सी वर्तनी अगर बात करें, देखिए सिद्धांत जैसे लिखा है ऐसे लिखा जाता है, उद्योग भी ऐसे लिखा जाता है, कर्तव्य भी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या लिख दिया साथियों? कर्तव्य। कर्तव्य ऐसे नहीं लिखा जाता है जैसे आपको ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर कौन से शब्द की वर्तनी सही नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर ए वाले की वर्तनी सही नहीं थी, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये तो थे साथियों हिंदी के 20 प्रश्न आपने देखे, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उसी प्रकार आप लोग देखिए सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न, ये यहाँ पर 21 से लेकर 40 तक चलेंगे। उसके बाद 20 प्रश्न देखेंगे मैथ के, और 20 प्रश्न देखेंगे रीजनिंग के। और 20 प्रश्न मैथ के और रीजनिंग के ऐसे मैं आपको समझाऊंगा, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, यानी कि कोई लंबा मेथड नहीं, बहुत, यानी कि जिन टीचर्स ने मैथ को और रीजनिंग को बहुत हवा बना के रखा है साथियों, बहुत लंबे लंबे कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं और आप डर जाते हो, तो आज साथियों आपका वो डर भी मैं निकाल दूंगा जड़ से। चलिए, तो गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख अगर बात करें तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है साथियों? ऋग्वेद में मिलता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ये कहां पर स्थित है, बताइए। तो ये कहां पर स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे, श्रीहरिकोटा में स्थित है, इसलिए आंसर आपका ए हो जाता है। पुलित्जर पुरस्कार साथियों किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है।
कबीर के गुरु का नाम साथियों क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद क्या था साथियों, कबीर के गुरु का नाम था। आंसर आपका सी हो जाता है। जहांगीर का मकबरा साथियों ये कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो आंसर आपको क्या बताना है, लाहौर में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आप सभी को मालूम है कि 4 विषयों से प्रश्न आपके बनेंगे एसएससी जीडी परीक्षा में। देखिए मैंने साथियों सब कुछ तैयार कर दिया है, यानी कि आपको एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है। आप सिर्फ ये चाहते हो मुझसे, और मैं ये चाहता हूं कि आप सिर्फ एसएससी जीडी का एग्जाम निकालो और बहुत अच्छे से निकालो, यानी कि जब एग्जाम आप देकर आओ तो आपको कट ऑफ की टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि टारगेट सिलेक्शन वाले चैनल ने मुझे इतना पढ़ा दिया है, इतना निपुण बना दिया है कि जो भी कंटेंट आएगा 90% साथियों पूरा पेपर इन्हीं सभी क्लासेस में से आएगा। तो अगर बात करें साथियों, आपको एक पॉइंट ध्यान रखा है, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगर बात करें हिंदी के, बात करें सामान्य ज्ञान के, मैथ के, रीजनिंग के, जितना मैंने आपको पढ़ाया है और इतना इसमें से जितना आएगा, लगभग जितना भी आए 90%, 92%, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर यही प्रश्न साथियों एग्जाम में आपको देखने को मिले और यही प्रश्न आपने गलत कर दिए, तो ये गलती साथियों मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं कि 90% से ज्यादा ही एग्जाम में फंसे। यानी कि अगर 80 प्रश्न है ना, तो 80 में से कोशिश मैं ये करूंगा साथियों लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास आपका टारगेट साथियों होना चाहिए, और ये टारगेट आप लेकर रहोगे। चलिए, तो जो आपको साथियों पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। जो भी क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाए उसको बहुत ध्यान से कीजिए और सभी क्वेश्चंस को अपने मनोमस्तिष्क में कीजिए। यही तरीका होता है एग्जाम को क्रैक करने का। 38वीं समानांतर रेखा की अगर बात करें तो ये किन 2 देशों को विभाजित करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ये 2 ऐसे देश हैं जिनको साथियों एक रेखा है जो विभाजित करती है। उस रेखा का नाम क्या है, तो 38वीं समानांतर रेखा है। आंसर आपका बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, बताइए। तो कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है, अनुच्छेद 40 की बात चल रही है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों हैं। तो अगर बात करें साथियों, गुजरात में भी काली मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। भारत में तंबाकू का सबसे ज्यादा साथियों उत्पादन कहां पर किया जाता है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है तंबाकू का, तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो यहां पर साथियों अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि संविधान में पहला संशोधन साथियों कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, जमींदारी उन्मूलन के लिए। आंसर जिनका यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से किसके उपग्रह सबसे ज्यादा हैं, तो सबसे ज्यादा साथियों किसके उपग्रह हैं साथियों, तो बृहस्पति का उपग्रह सबसे ज्यादा है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा साथियों व्यक्त की जाती है, एग्जाम में साथियों प्रश्न आपसे बनेगा, तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, C10 संख्या के द्वारा जो है ना वो डीजल की गुणवत्ता को साथियों व्यक्त किया जाता है। आंसर आपका ए के साथ। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का है। यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना साथियों, ये किस भूखंड का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है क्या, भारतीय उपमहाद्वीप। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों, नाबार्ड क्या है। नाबार्ड का नाम आपने सुना होगा, 1982 में जिसकी स्थापना हुई थी। एक तरीके से साथियों ये क्या है, ये एक बैंक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, यानी कि मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो सिलिकॉन वैली की अगर बात करें, नदी घाटी के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, सिलिकॉन उत्पादन के लिए, बताइए। चलिए, तो यहां पर आपका आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए।
सिलिकॉन वैली साथियों किसके लिए अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सिलिकॉन वैली जो है ना वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ। साहित्य अकादमी ये कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि साहित्य अकादमी साथियों नई दिल्ली में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। साहित्य अकादमी कहां पर साथियों? नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया था? तो किसे जोड़ा गया था साथियों? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये है। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम आपको मालूम होना चाहिए, यूपी के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? बताइए। देखिए साथियों अगर मैं आपको बताऊं, मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं आप अगर बात करें 100% एग्जाम मान लीजिए होता है, तो 100% की अगर बात करें 10% ऐसे क्वेश्चंस आते हैं साथियों, यानी कि 100 में से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो किसी की भी समझ में नहीं आते हैं। मतलब बहुत एक तरीके के हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो जितना बच्चा पढ़ के जाता है वो उसको पढ़कर कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको उस 10% क्वेश्चंस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको देखना है कि भाई वो 90% कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिनको आप कर सकते हो। आप अगर इनकी तैयारी करोगे ना तो एग्जाम कभी निकल नहीं पाएगा। यही तो सही रणनीति होती है। रणनीति क्या होती है साथियों? अब बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश में लगते हैं कि भाई ये कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको मत पढ़ो, अपने इस वाले पोर्शन को तगड़ा कर लो और ऐसा तगड़ा कर लो कि इन 90% में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं सारा करके आऊंगा। यानी कि अगर 90% क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो 85% तो मैं साथियों करके आऊंगा। अगर 85 भी नहीं बनते तो 80% तो करके आऊंगा हर हालत में। ठीक है, तो आप उस पर फोकस कीजिए जिस टाइप के मैक्सिमम ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अगर आप उन 10% क्वेश्चन को, 20% क्वेश्चन को नहीं भी करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा साथियों उन क्वेश्चन से। सिलेक्शन आपका उससे रुकता है जो 80% क्वेश्चन आपको करना चाहिए, जो सिंपल टू मॉडरेट होते हैं, जो आप कर सकते हो। अगर वही आप नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत पड़ती है, तो फिर सिलेक्शन नहीं होता है। चलिए तो ग्रीन मफलर साथियों किस प्रदूषण से संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो किसकी बात चल रही साथियों? विंबलडन की बात चल रही है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग के साथियों 20 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, उसके बाद मैथ के यहाँ पर 20 क्वेश्चंस देखेंगे। और ये क्वेश्चन साथियों एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सभी के सभी सवालों को देखना है और उनके कॉन्सेप्ट को देखना है कि किस प्रकार से मैं आपको साथियों यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए तो रीजनिंग का साथियों पहला सवाल यहाँ पर आया है। आपसे यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि 4 से 7 मिलकर, यानी कि 4 और 7 मिलकर ये 53 बन गए हैं। उसी प्रकार उसी रूल के अकॉर्डिंग 6 से 9 मिलकर यहाँ पर 87 बन गए हैं। तो 1 से 7 को अगर मिलाया जाए उसी रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कौन सा नंबर बनेगा? सिंपल सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो 53 से बहुत ज्यादा बन जाएगा। यहाँ पर साथियों क्या लॉजिक लगेगा? देखिए अगर यहाँ पर अगर बात करें 7 का स्क्वायर कराएं तो कितना बनेगा साथियों? 49 बनेगा। सिंपल सा, इसमें 4 जोड़ दोगे साथियों, जब 4 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 53 ही तो बन जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 9 का स्क्वायर करेंगे 81 बन जाएगा, और 81 में जब साथियों 6 जोड़ते हैं तो 87 बन जाएगा। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे साथियों 49 बन जाएगा, और यहाँ पर जो 1 है ना, 1 जुड़ेगा साथियों तो कितना बन जाएगा? 50 बन जाएगा। तो 50 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 1 से 3 बना है, 3 से 8 बना है, 8 से 19 बना है, 19 से 42 बना है, तो 42 से यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर बनेगा? देखिए 1 से 3 कैसा हुआ है? ये हुआ है इसकी 2 से गुणा की गई है, 1 की 2 से गुणा की गई है और उसमें 1 जोड़ा गया है तो 3 बन गया। उसी प्रकार साथियों यहाँ पर भी 3 की 2 से गुणा की गई है, 3 दूना 6 और क्या जोड़ दिया गया? 2 जोड़ दिया। उसी प्रकार इसमें साथियों गुणा की गई है 2 से और क्या जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया।
ठीक है, मतलब यहाँ पर सबकी दो दो से गुणा करना है और जोड़ना क्या क्या है, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। तो अब साथियों 2 से गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो 19 दूना 38 होता है, 38 और 4 आपका 42 होता है। अब इसकी भी साथियों 2 से ही गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे साथियों, 5 जोड़ेंगे। तो 42 दूना कितना होता है साथियों, 84 होता है। 84 और 5 कितना होता है, 89 होता है। या इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। A3T Z7R G16P J35N और M74L। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। तो पहले को देखिए साथियों, ये A से D हुआ है 3 बढ़ाया गया है, D से G हुआ है साथियों 3 बढ़ाया गया है, G से J हुआ है तो तब भी साथियों 3 बढ़ाया गया है, और J 10 पर होता है, M 13 पर होता है, 3 बढ़ाया गया है। तो इसमें अगर साथियों 3 बढ़ाएंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि 16 पर आता है साथियों P। ठीक है, उसके बाद 3 से साथियों यहाँ पर क्या हुआ है, 7 हुआ है। कितना बढ़ाया गया है आप लोगों ने देखा, 3 से 7 हुआ है, फिर ये 7 से एकदम 16 हो गया है। तो यहाँ पर क्या 3 3 ऐसे करके क्या क्या बढ़ाएंगे, यहाँ पर ये देखा जा रहा है 3 में वैसे 4 बढ़ाएंगे तो 7 होगा ना। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, ये इससे डबल से ज्यादा हो गया है, फिर ये इससे डबल से ज्यादा हो गया है। तो क्या 2 से गुणा करा है, एक बार देख लेते हैं हम गुणा करा के। 3 दूना 6, 6 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, तो फिर हमें 2 जोड़ना पड़ेगा 16 बनाने के लिए। इसकी भी जब गुणा 2 से करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। 1 जोड़ा 2 जोड़ा तो जाहिर सी बात है साथियों अब 3 जोड़ेंगे 35 बनाने के लिए। अब 35 से 74 बनाने के लिए साथियों इसकी गुणा 2 से करेंगे, 35 दूना 70 होता है, और 3 जोड़ा तो अब जाहिर सी बात है 4 जोड़ेंगे। अब 74 की भी गुणा साथियों 2 से कराएंगे, और अब कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 3 जोड़ा 4 जोड़ा तो 5 जोड़ेंगे। तो 74 साथियों दुना कितने होते हैं, 148 होते हैं, और 5 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो साथियों कितने हो जाएंगे, 153 हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर साथियों 153 कहीं पर आ रहा है, 153 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। अब अगर चेक करना हो तो आगे भी आप चेक कर सकते हैं। टी से आर हुआ यानी कि 2 की कमी हुई, आर से टी हुआ 2 की कमी हुई, तो यहाँ पर भी साथियों 2 की कमी ही हो रही है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 1 से 3 हुआ। ये तो साथियों पिछला वाला क्वेश्चन आ गया ये वाला। चलिए कोई बात नहीं, इसको स्किप कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों डायरेक्शन का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर साथियों है कि नरेंद्र उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। तो नरेंद्र को क्या 12 किलोमीटर चला दे साथियों उत्तर की ओर, बिल्कुल चलाना पड़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तर 4 दिशाएं होती हैं। आप एग्जाम हॉल में बैठे, मैं आपको हर बार बताता हूँ, आप मान लीजिए एग्जाम हॉल में ये बैठे हैं, अगर क्वेश्चन में उत्तर की तरफ चलाना है तो ऊपर की तरफ चलाना है, उत्तर आपका ये हमेशा होगा। उसके बाद दक्षिण की तरफ चलाना है तो नीचे की तरफ चलाना है, और पूर्व की तरफ तो इधर चलाओगे, और साथियों पश्चिम की तरफ तो इधर चलाओगे। कहा जा रहा है कि नरेंद्र उत्तर की तरफ 12 किलोमीटर चलता है, तो 12 किलोमीटर साथियों हमने उत्तर की तरफ चला दिया। फिर पश्चिम की ओर साथियों 10 किलोमीटर चलता है, पश्चिम किधर है, इधर है ना, तो पश्चिम आपका 10 किलोमीटर मैंने यहाँ पर चला दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि और 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, यानी कि 12 किलोमीटर चलेगा तो यहीं पर साथियों आ जाएगा। उसके बाद वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, यानी कि पूछा जा रहा है यहां से कितनी दूरी है। तो जब 10 दूरी ये है तो 10 दूरी साथियों ये भी होगी। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, 10 किलोमीटर। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए यहाँ पर अगर बात करें ना साथियों कि यदि रीजन को सांकेतिक भाषा में 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड को सांकेतिक भाषा में 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट को साथियों क्या लिखा जाएगा, इतना सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे कैसे बन गया साथियों, देखिए यहाँ पर लेटर तो 6 है लेकिन यहाँ पर 5 लिखा रहा है। यहाँ पर लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है, 7 लिखा जा रहा है। मतलब जितने लेटर होंगे उससे एक कम करके लिखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से साथियों कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर है, तो एक कम करके अगर बात करें तो 9 लिखा जाना चाहिए। क्या 9 ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए 15 और 19 से 34 बना है,
49 और 13 से 62 बना है, तो 36 और 26 से यहाँ पर क्या बनेगा, एक बार इनका टोटल करके देखिए। सबसे पहले जोड़ ही करके देख लिया करिए। 9 और 5 साथियों कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद साथियों एक 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 और यहाँ पर 3 हो जाएंगे, तो ये तो साथियों जोड़ने पर 34 आ गया। इनका अगर जोड़ करते हैं 49, यानी कि 9 और 4 आपके कितने, 9 और 3 आपके साथियों कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 5 और 6 आपका 62 हो जाएंगे, तो ये भी मिल गया। यानी कि इसका भी साथियों जोड़ ही करना होगा। 6 और 6 आपके 12 हो जाएंगे, और आपके 3 और 3 आपके 6 हो जाएंगे, तो 62 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों रीजनिंग में तो मैं आपको ऐसा बना दूंगा जैसा कोई भी टीचर आपको नहीं बना सकता। इतनी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दूंगा कि जब एग्जाम हॉल में साथियों आप लोग जाएंगे तो एक एसएससी जीडी के लिए एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा जो आपको आए ना, जो आप कर ना सको। ठीक है, हर सवाल आपका जाना पहचाना ही होगा टारगेट सिलेक्शन के माध्यम से। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करना है जब तक एग्जाम है, जब तक आपकी क्लास चलेगी। ठीक है साथियों, चलिए तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, मैं आपको हर बार बताता हूं साथियों, आपका जो सीधा हाथ होता है, कुछ लोगों को नहीं मालूम होता, इसलिए मैं बार बार रिवीजन करा देता हूं। जो सीधा हाथ होता है वो दायां कहलाया जाता है, और जो उल्टा हाथ होता है साथियों वो क्या कहलाया जाता है, वो बायां कहलाया जाता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताता हूँ हर बार। देखिए यहाँ पर अगर बात करें अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अब मान लीजिए ये हमने साथियों लेटर्स लिखे, ए है, बी है, सी है, कहाँ तक लिखेंगे, ये हम जेड तक मान लीजिए लिखेंगे। अगर आपसे कहा जाए दाईं ओर से चलाना है तो आप जेड से चलाओगे इसकी तरफ, ए की तरफ। अगर आपसे कहा जाए बाईं ओर से चलाना है तो आप इस तरफ से चलाओगे, जेड की तरफ। ठीक है, इसमें कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें और, तो बाईं ओर से 15वां क्या हो जाएगा, बाईं ओर से 15वां ऐसे यहाँ पर चलेंगे तो 15वां नंबर यहाँ पर आ जाएगा, और 15 पर साथियों ओ होता है। उसके बाद कहा गया है कि बाईं ओर से 15वें और दाईं ओर से 10वां, तो दाईं ओर से यानी कि जेड की तरफ से चलाना है। जेड की तरफ से अगर 10वां होगा तो कौन सा होगा हमें नहीं पता है, मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे 27 में से 10 घटा देंगे। अगर यहाँ पर कहा जाता कि दाईं ओर से 20वां अक्षर कौन सा होगा, या दाईं ओर से छठा अक्षर कौन सा होगा, तो 27 में से 6 घटाते, तो यहाँ पर साथियों 17 हो जाएगा। यानी कि जब हम दाईं ओर से 10वें नंबर तक पहुंचेंगे ना, कि जेड 1 हो गया, वाई 2 हो गया, एक्स 3 हो गया, ऐसे करके साथियों 17 नंबर पर हम पहुंचेंगे, और 17 पर होता है क्यू। उसके बाद लिखा है तो उनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो 15 और 17 के बीच में साथियों 16 नंबर होता है, और 16 पर होता है साथियों पी। इसलिए कहा जा रहा है कि उनके अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो पी होगा साथियों। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। यहाँ पर अगर बात करें कि निम्न में से उस आरेख को चुना है जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही तरीके से दर्शाता है, यानी कि गहने सोना और चांदी है, तो सोना और चांदी क्या गहने के अंतर्गत आते हैं साथियों, कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना कि हर सोना चांदी गहना नहीं होता है, कुछ सोने के बिस्किट भी होते हैं, तो जो सोने के बिस्किट होते हैं वो थोड़ी ना साथियों कहलाएंगे गहना। तो अगर बात करें साथियों, मान लीजिए ये गहने हो गए, ठीक है ना, और ये जो है ना ये आपका चांदी हो गया, और इतनी चांदी गहने के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए ये आपका क्या होगा, ये आपका सोना हो गया, इतना सोना आपका गहने के अंतर्गत आ जाएगा। क्या पता अब ये बिस्किट है, सोने के बिस्किट है, या सोने का कुछ भी, जरूरी थोड़ी ना सब हर सोना गहना नहीं होता है, हर चांदी गहना नहीं होता। इसलिए जो बनेगा ना साथियों आरेख, वो ये बनेगा। और ऐसा कहाँ पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बना हुआ है। बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, जो कि साथियों गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे साथियों, मीनू कल्पना से लंबी है लेकिन पूर्वी से नाटी है, गीता प्राची से नाटी है और प्राची उतनी लंबी नहीं है जितनी कल्पना लंबी है। यदि ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़ी हो तो इनमें से मध्य में कौन होगा, यानी कि बीच की आपसे पूछी जा रही है। तो जो जो कहा जा रहा है वो आप कर लो। मीनू कल्पना से लंबी है, यानी कि मीनू जो है वो कल्पना से लंबी है, तो मीनू को हम साथियों यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, मीनू कल्पना से लंबी है तो कल्पना जाहिर सी बात है उसके नीचे आ जाएगी। उसके बाद कहा है लेकिन पूर्वी से नाटी है। मीनू के बारे में कहा जा रहा है कि मीनू जो है ना वो कल्पना से तो लंबी है लेकिन पूर्वी से नाटी है, या तो पूर्वी साथियों वो ऊंची हो जाएगी, इससे पूर्वी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद लिखा है गीता जो है ना, गीता
प्राची से नाटी है। अब गीता और प्राची नहीं पता तो भैया गीता और प्राची हम साइड बना लेते, क्या पता गीता प्राची इसके ऊपर भी जा सकती हैं, गीता प्राची से नीचे भी आ जाए, तो साइड बना लो, ज्यादा समझदारी कम रहेगा। तो क्या कहा जा रहा है साथियों, गीता जो है ना ये प्राची से नाटी है, तो प्राची ऊपर आ जाएगी, ठीक है। प्राची से नाटी, और प्राची जो है, प्राची उतनी लंबी नहीं है जितनी कल्पना है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब प्राची जो है उतनी लंबी नहीं है जितनी कल्पना है, मतलब कल्पना ज्यादा लंबी है, इसका मतलब कल्पना से छोटी होगी प्राची और प्राची से छोटी होगी गीता। तो ये सिस्टम साथियों आप बना है। उसके बाद लिखा है, देख लेते हैं, जितनी कल्पना लंबी नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखा है यदि वे सभी ऊंचाई के क्रम में खड़ी हो, बिल्कुल ऊंचाई के क्रम में ही तो खड़ी है, कि सबसे छोटी गीता है, फिर प्राची है, फिर कल्पना है, फिर बीनू है, फिर पूर्वी है। उसके बाद कहा है कि तो इनके मध्य में कौन सा होगा, तो मध्य में तो देखिए साथी यही होगा, दो इधर हो गई, दो इधर हो गई, मध्य में कौन रहा, बीच में कौन रहा, कल्पना ही तो रही। इसलिए सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कल्पना के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि रविशंकर जिस प्रकार से सितार से संबंधित है, यानी कि ये तो सितार वादक है, उसी प्रकार बिस्मिल्ला शाह की अगर बात करें, बिस्मिल्ला खान की बात करें, तो ये तो साथियों शहनाई से संबंधित है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 112 का संबंध साथियों जो है ना यहाँ पर जताया जा रहा है 448 से, तो 221 का संबंध साथियों किससे हो जाएगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, 112 देखिए ये एक का दो, एक का चार हो गया, ठीक है, एक का चार हो गया, दो का आठ हो गया, मतलब कि गुणा चार से कराई जा रही है। जब गुणा चार से कराओगे, चार दूना आठ, चार एकम चार, चार एकम चार, तो ये बनेगा। तो इसकी भी साथियों चार से ही गुणा कराएंगे, तो क्या आ जाएगा, चार एकम चार, चार दूना आठ, चार दूना आठ, यानी कि 884 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेड को क्या लिखा जाता है साथियों, बेड को YZW लिखा जाता है, और SAME को क्या लिखा जाता है, HZNV लिखा जाता है, तो LOVE को क्या लिखा जाएगा। मैं आपको साथियों यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, ए को यहाँ पर Z लिखा गया है, यानी कि ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, Z होता है। बी का अपोजिट लेटर क्या होता है, Y होता है। इसी से आप समझ जाओगे ये अपोजिट लेटर वाला है। वैसे तो आप सभी के अपोजिट लेटर याद कर लीजिए कि ए का Z होता है, बी का Y होता है, सी का उसके बाद साथियों X होता है, ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं आपको आ रहा है तो सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि डी का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो आप नहीं मालूम है, लेकिन डी का आपको वो तो मालूम है कि डी कौन से नंबर पर आता है, 4 पर आता है, तो उसको आप 27 में से घटा दो। जब आप 27 में से इसको साथियों घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा अपोजिट लेटर। तो साथियों 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर तो यानी कि 23 नंबर पर साथियों क्या होता है, W होता है। तो डी का अपोजिट लेटर साथियों W हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये सिस्टम होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें बी का सबका अपोजिट लेटर है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। एल के अपोजिट लेटर की अगर साथियों बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एल का अपोजिट लेटर। तो एल का अपोजिट लेटर साथियों ओ होता है, और एल का ओ होता है, ओ का साथियों एल होता है, और साथियों वी का ई होता है, और ई का साथियों वी होता है। तो OLEV कहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि ये जो खाली जगह साथियों है ना, इसमें आपको बताने कौन से लेटर आएंगे ऑप्शन में से। तो इस सवाल को जब भी आप करने बैठो तो सबसे पहला आप काम क्या करो, सबसे पहले लेटर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि देखिए 9 कुल मिला के लेटर हैं। तो 9 लेटर कैसे बढ़ सकते हैं, 3 3 3 के पेयर में ही बढ़ सकते हैं। तो 3 3 3 के पेयर में इनको काट लो, 1 2 3, ये आपका एक अलग पेयर हो गया, 1 2 3 ये आपका एक अलग पेयर हो गया, और 1 2 3, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें देखिए पहला और अंतिम जो लेटर है ना वो MM है। तो यहाँ पर तो M आ गया, यहाँ पर साथियों M आएगा। अब पहला और अंतिम लेटर MM है, तो यहाँ पर भी M आएगा और यहाँ पर भी M आएगा, यानी कि MAM ऐसे बनेगा, MAM ये भी बन गया, तो MAM ये भी, यानी कि यहाँ पर भी A आएगा। तो कौन कौन से मैंने लेटर लिखे हैं, मैंने A और MMM लिखा है, तो AMMM। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित विकल्पों में से विषम अक्षर आपको बताना है, यानी इसमें से सबसे विषम कौन सा है। तो इसमें से सबसे विषम निकालने के लिए साथियों इसकी लेटर पोजीशन हमें लिखना होगी। एन होता है साथियों 14 पर, पी होता है 16 पर और आर होता है 18 पर। उसके बाद साथियों डी होता है 4 पर, सी होता है 3 पर और बी होता है 2 पर। आर होता है 18 पर, क्यू 17 पर और पी 16 पर होता है। उसी प्रकार एच 8 पर, जी 7 पर, एफ 6 पर होता है। तो अब मुझे यहाँ पर बताना है कि क्या यहाँ पर साथियों डिफरेंस है। देखिए एक यहाँ पर कम हुआ, फिर से कम हुआ, यहाँ पर एक कम किया गया, यहाँ पर कम किया गया, एक यहाँ पर कम किया गया, एक यहाँ पर कम किया गया, लेकिन यहाँ पर दो बढ़ाए जा रहे हैं और दो बढ़ाए जा रहे हैं। तो सबसे अलग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर भी आपको साथियों सबसे अलग पूछा जा रहा है। कौन सा सबसे अलग है बताइए। देखिए एक होते हैं भाज्य संख्याएं और एक होती है अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी न किसी संख्या से कट जाती हैं, एक के अलावा। एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, एक के अलावा अगर किसी संख्या से कोई संख्या कट रही तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये तो साथियों 2 से कटती है, 7 से कटती है, भाज्य संख्या है। ये भी 2 से कटती है, 3 से कटती है, भाज्य संख्या है। ये भी साथियों 5 से कटती है और 3 से कटती है, भाज्य संख्या है। लेकिन ये साथियों एक के अलावा किसी से नहीं कटती है। वैसे तो एक से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, लेकिन ये एक के अलावा किसी से नहीं कटती है, ये खुद से ही कटेगी फिर जाके। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये साथियों एक अभाज्य संख्या हो जाएगी और बाकी सारी भाज्य संख्या है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर साथियों अगर बात करें किसी सांकेतिक भाषा में OKAPERU का अर्थ होता है फाइन क्लॉथ। क्या? ओके और पेरू का मतलब होता है फाइन क्लॉथ। और उसके बाद लिखा है मेटा लिसा का अर्थ होता है क्लियर वाटर और डोना लिसा पेरू का मतलब होता है फाइन क्लियर वेदर हो। तो इसी भाषा में वेदर का सांकेतिक कोड क्या होगा? देखिए वेदर का सांकेतिक, वेदर कहाँ पर लिखा है? वेदर यहाँ पर लिखा है, यानी कि इस वाले में। तो वेदर का कोड क्या हो सकता है? डोना भी हो सकता है, लिसा भी हो सकता है और पेरू भी हो सकता है। यानी कि आंसर आपका जो होगा वो तो या तो डोना हो सकता है या लिसा हो सकता है या पेरू हो सकता है। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो सकता है साथियों? या तो आपका डोना हो सकता है, पेरू हो सकता है, लिसा हो सकता है। ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही आपका कट जाएगा। ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर वेदर का कोड जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, वैसे वेदर का डायरेक्ट कोड आपको नहीं मिल पाएगा कि डोना है, लिसा है, पेरू है। उसके लिए फाइन का और क्लियर का कोड निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर भी फाइन का कोड डोना, लिसा, पेरू में से कुछ हो सकता है और फाइन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि फाइन का कोड यहाँ पर होगा। तो फाइन का कोड इसमें से और इसमें से क्या सेम है? इसमें से साथियों क्या सेम है? इसमें से पेरू सेम है। यानी कि फाइन का जो कोड साथियों निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? पेरू निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब पेरू भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर का कोड क्या है? मेटा या लिसा हो सकता है। तो देखिए क्लियर का कोड अगर बात करें, इसमें भी क्लियर का कोड है और साथियों जो है ना वो इसमें भी क्लियर है। तो लिसा जो है वो साथियों किसका है? वो क्लियर का कोड है। लिसा आपका क्या हो गया? लिसा आपका साथियों क्लियर का कोड हो गया। अब हमें फाइन का भी कोड पता चल गया, पेरू है, तो पेरू भी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर का भी कोड पता चल गया साथियों, क्या है? मैंने क्लियर ही लिख दिया, यहाँ पर लिसा होना चाहिए। ठीक, चलिए लिसा हो गया, तो लिसा भी आंसर आपका नहीं हो सकता। तो आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा? डोना के साथ जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर डोना है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए संयोजन के प्रतिबिंब के सबसे करीब है। यानी कि साथियों अगर बात करें डेनियल को प्रतिबिंब के सामने रखें तो ये प्रतिबिंब यानी कि शीशे में कैसा डेनियल दिखाई देगा? यानी कि पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, जो पहला होता है वो सबसे अंत में दिखाई देता है और जो अंत में होता है वो सबसे पहला दिखाई देता है। तो एल कैसा दिखाई देगा? एल साथियों इस प्रकार का दिखाई देगा। उसके बाद ई कैसा दिखाई देगा? ई साथियों इस प्रकार का दिखाई देगा। उसके बाद अगर बात करें आई जैसा दिखाई दे रहा है, आई वैसा ही दिखाई देगा। एन कैसा दिखाई देगा? एन ऐसा दिखाई देगा। सॉरी, एन एन की अगर बात करते हैं तो एन कैसा दिखाई देगा? एन ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये साथियों एन हो गया और ए जैसा दिखाई देता है ए वैसा ही दिखाई देगा। और डी कैसा दिखाई देगा? इस प्रकार का कुछ डी दिखाई देगा। तो ऐसा साथियों कौन से ऑप्शन में है? ऐसा तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सब में डी डी, किसी में है ही नहीं, जी जी है वो है। तो इसमें से हो सकता है साथियों ऑप्शन कुछ गलती हो गई हो। तो कुल मिला के जैसे मैंने आपको बताया है ना वैसे आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी वर्ड आपको दे दिया जाए और पूछा जाए ये प्रतिबिंब के सबसे करीब हो, यानी कि प्रतिबिंब में ये कैसा दिखाई देगा, तो जैसा मैंने आपको रूल बताए हैं वैसे आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो पहला वाला होगा वो सबसे अंत में दिखाई देगा,
जो अंत में होगा वो सबसे पहला दिखाई देना, और सब सारे लेटर्स को पलट दो, ठीक है। लेकिन कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनको पलटने पर भी साथियों वो सेम ही दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिए इस श्रृंखला में गलत संख्या का साथियों आपको बताना है कौन सी गलत संख्या है। यानी कि 30 है, उसके बाद 27 है, मतलब 3 कम की गई है। उसके बाद 27 से 36 हो गई, यानी कि 9 बढ़ा दी गई है। 36 से एकदम साथियों 45 हो गई है, यानी कि 9 बढ़ा दी गई है। और 45 से साथियों 72 हो गई, यहाँ पर तो बहुत ही बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों अगर बात देखिए, एक चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है, 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है। 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। लेकिन 3 और 0 साथियों 3 होता है। तो श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है, तो मेरे हिसाब से तो साथियों 30 जो है ना, ये संख्या गलत है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। और 30 कौन से ऑप्शन में है, तो 30 साथियों ऑप्शन नंबर ए में है साथियों, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के 2 बिंदुओं वाले फलक के सामने विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, यानी कि जहां पर 2 लिखा है ना, उसका विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। सिंपल सा प्रश्न आपसे ये साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए सॉरी, एक तो 2 की अगर बात करें तो 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है साथियों 2 का विपरीत फलक 3 भी नहीं हो सकता है और 5 भी नहीं हो सकता है, तो 5 भी आंसर नहीं हो सकता है। अगर तीनों ऑप्शन में होता तो वो भी कट कर देते। 2 का विपरीत फलक साथियों 1 भी नहीं हो सकता है, तो अगर एक ऑप्शन में होता तो उसको भी कट कर दे, और 3 नहीं है तो 3 भी साथियों गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसे हमें आंसर नहीं मिला। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर ना कि 2 एक तो यहाँ पर है साथियों, ठीक है, 2 का विपरीत फलक आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए। अच्छा, एक ये यहाँ पर भी लिखा है और एक ये यहाँ पर भी लिखा है। कभी ऐसी कंडीशन आ जाए साथियों कि कोई नंबर एक सेम फलक पर लिखा हो, यानी कि एक यहाँ पर भी, एक बिंदु यहाँ पर भी है, एक बिंदु यहाँ पर भी है, यानी कि कहा जा सकता है कि 3 का अगर विपरीत आपसे पूछता तो 4 हो जाता, 2 का अगर विपरीत आपसे पूछे तो 6 हो जाएगा, और 2 का ही तो विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत साथियों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि अब आपके सामने साथियों 20 प्रश्न तो हो चुके रीजनिंग के, अब 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मैथ के साथियों, टॉप लेवल के एकदम सभी के सभी क्वेश्चंस हैं, और बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए, किसी कार्यालय के 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 1900 है। यदि मैनेजर का वेतन भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन बढ़कर के 2000 रुपये हो जाता है। मैनेजर का वेतन बताइए। अगर ये प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में आ जाता है तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी कार्यालय के 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, यानी कि 20 कर्मचारियों का साथियों औसत वेतन कितना है, 1900 है। तो जाहिर सी बात है इन 20 कर्मचारियों का कुल मिला के वेतन कितना होगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, यानी कि 38,000 जो है साथियों ये क्या हो जाएगा, 20 कर्मचारियों का कुल मिला के वेतन हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि यदि इसमें मैनेजर का वेतन भी शामिल कर लिया जाए, यानी कि अभी तक तो 20 लोग थे, अब कितने लोग हो गए, अब 21 लोग हो गए हैं, और जब 21 लोग हो गए हैं यानी कि उसका भी अगर मैनेजर का भी इसमें वेतन शामिल कर लिया जाता है तो औसत कितना हो जाता है, औसत बढ़कर 2000 हो जाता है। यानी कि पहले औसत 1900 था, अब कितना हो गया साथियों, 2000 हो गया। तो अगर कहा जा सकता है साथियों 20 लोगों का औसत मिलाकर वेतन कितना है, 38,000 है, तो 21 लोगों का कितना होगा, 21 दुना आपका 42, तो 42 हो जाएगा, और 3 जीरो लग जाएंगे, 42,000 हो जाएगा। तो 38,000 अभी इसमें मैनेजर का वेतन शामिल नहीं है, इसमें मैनेजर का वेतन शामिल कर दिया गया है, तो ये कितना साथियों ऊपर है, कितना एक्स्ट्रा है, 38, यानी कि 4000 ये साथियों ऊपर है। तो कहा जा सकता है 4000 साथियों क्या होगा, यही मैनेजर का वेतन होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4000 के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:3 है, 3:4 है, और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपसे पूछे संख्याएं क्या क्या होंगी। दो सवाल बन सकते हैं, संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं बताइए, या छोटी संख्या क्या होगी, या बड़ी संख्या क्या होगी, या संख्याओं का योग क्या होगा, या संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा। तो कभी भी आपको साथियों दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और मासा दिया हो, यानी कि महत्तम समापवर्तक दिया हो, तो महत्तम समापवर्तक की पहली संख्या से अगर गुणा कराओगे जो नंबर आएगा वो पहली संख्या होगी। महत्तम समापवर्तक की दूसरी अनुपात से गुणा कराओगे जो संख्या होगी वो दूसरी संख्या होगी। तो संख्या पूछे तो 45 60 है, इनका योग पूछे तो इनका योग कर देना साथियों, कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 105। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 105 के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। चलिए
यहाँ पर अगर बात करें a प्लस बी प्लस सी का औसत साथियों कितना है, ठीक है 20 है, तो a प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा साथियों, सॉरी 20 औसत 20 है तो योग कितना हो जाएगा, योग आपका 60 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद b प्लस सी प्लस डी का औसत कितना है 25 है, तो योग कितना हो जाएगा साथियों, जाहिर सी बात है 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया 75, यहाँ पर मैंने लिख लिया। अच्छा यहाँ पर d का जो मान है साथियों, d का मान कितना है, d का मान 30 है, तो a का मान आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा, a का मान पूछा जा रहा है कितना होगा, तो d का मान इसमें साथियों 30 है। अब जब इसमें हम अगर अगर मान लीजिए हम इसमें से क्या निकालते हैं, हम इसमें से साथियों d जो है ना, d 30 है, तो जब साथियों 75 में से d का मान यानी कि 30 माइनस कर देंगे तो वो कितना बचेगा, वो b प्लस सी का ही तो बचेगा। तो 75 में से 30 जरा माइनस कीजिए, क्या बचेगा 5 बच जाएगा, और ये साथियों यहाँ पर 4 बच जाएगा, यानी कि b प्लस सी कितना है, b प्लस सी आपका 45 है और a का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर b प्लस सी का मान घटा दिया जाए तो हमें सिर्फ a का मान तो पता चल जाएगा, यानी कि 60 में से अगर 45 घटा दिया जाए तो a का मान हमें पता चल जाएगा, और 60 में से 45 घटाएंगे तो साथियों 15 बचेगा, a का मान 15 होगा, और यही आपसे पूछा जा रहा था कि a का मान क्या होगा, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें a अनुपात b कितना है, 3:4 है, b अनुपात c कितना है, 5:7 है, और c अनुपात d कितना है, 8:9 है। तो a अनुपात d का अनुपात बताना है। देखिए दो सवाल यहाँ से बन सकते थे, एक तो आपसे पूछा जाता कि a अनुपात d का अनुपात बताइए, दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता था क्या कि a अनुपात b अनुपात c का अनुपात बताइए। ठीक है, ये 3 अनुपात आपको दे दिए जाते, आपसे पूछा जाता कि a अनुपात b अनुपात c का अनुपात बताइए। तो पहले हम a अनुपात b अनुपात c का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए भाई ठीक है ना, तो सबसे पहले जब हम a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे कैसे, ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। हम सबसे पहले निकलेंगे साथियों a अनुपात b का मान कितना है, 3:4 है, b अनुपात c का अनुपात कितना है साथियों, 5:7 है। तो हम इसको कैसे गुणा कराएंगे, 3 की गुणा कराएंगे 5 से, 5 की गुणा कराएंगे 4 से, 4 की गुणा कराएंगे 7 से, यानी कि जो गुणा कराने पर साथियों निकलेगा वही तो a अनुपात b अनुपात c होगा। यानी कि जब 3 की 5 से गुणा कराएंगे तो a का मान निकलेगा 3×5 = 15, 5 की 4 से गुणा कराएंगे 5×4 = 20, ये मान निकलेगा b का, और 4 की गुणा 7 से कराएंगे तो ये मान निकलेगा साथियों c का। तो यही तो a अनुपात b अनुपात c है। बस इसको एक बार कट कर लो अगर कट हो पा रहा है, लेकिन ये कट हो नहीं पाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि a अनुपात c का अनुपात कितना है तो आप बता देते कितना है, 15:28 है, लेकिन यहाँ पर a अनुपात d का अनुपात पूछा गया है। अब a अनुपात d, देखिए a अनुपात d का अनुपात निकालने से पहले हमें क्या मालूम करना होगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, चारों निकल जाएंगे तो हम a का भी बता देंगे d का भी बता देंगे, सिंपल। तो पहले सबसे चारों ही निकालना पड़ेंगे, हमारी मजबूरी है। तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात निकालने के बाद हमें क्या करना होगा साथियों, हमें करना होगा c अनुपात d का अनुपात रखना होगा यहाँ पर। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 15 की गुणा 8 से, 20 की गुणा 8 से, 28 की गुणा 8 से, फिर 28 की गुणा 9 से, तो ऐसे निकल जाएगा। तो 15 की गुणा 8 से करते हैं साथियों, 15×8 कितना होता है, 120 होते हैं। 20 की गुणा 8 से करते हैं 160 हो जाएंगे। 28 की गुणा 8 से करेंगे तो 8×8 आपके कितने हो जाएंगे, 8×8 आपके साथियों 64 हो जाएंगे, और 8 दूना 16 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब 28 की गुणा 9 से भी कराना है तो कितना हो जाएगा, अगर बात करें 9×8 72 आपके हो जाएंगे। ठीक, एक सेकंड, 9×8 आपके कितने हो जाएंगे, मैं करा लेता हूँ सही तरीके से। यहाँ पर ये मैंने खींच दी लाइन, और ये 9×8 आपके 72 हो जाएंगे, और 7 बच जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 और 7 साथियों कितना होता है, 25 होता है, यानी कि ये आ जाएगा। ये a अनुपात b अनुपात c अनुपात d तो आया है, लेकिन हमें a अनुपात d हम निकाल लेते हैं। a अनुपात d, a कितना है, 120 है, और साथियों d कितना है, 252 है, 252। इसका बस क्या, इसको वो कर लो साथियों, कट कर लो, यहाँ पर 60 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, ये आपका 26 आ जाएगा। फिर से कट करोगे 60 को 2 से तो 30 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा साथियों, इतना आ जाएगा। 3 से कट कर लो, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 दूना इतना आ जाएगा, 10×21 आ जाएगा। 10×21 साथियों ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है ना, तो बहुत साथियों आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, इसलिए समय ज्यादा लगा है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर करता तो 40 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, 40-45 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता।
राहुल 12 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर की घंटा की चाल से वापस आ जाता है। यानी कि एक साथियों दूरी है, वो दूरी कितने भी किलोमीटर हो सकती है। अगर राहुल साथियों यहाँ से इधर को जाता है अपने कार्यालय तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी कि एक घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ऐसे जाता है। और जब वापस आता है तो 10 किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से आता है। तो उसकी औसत चाल साथियों क्या होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। देखिए औसत चाल का सूत्र होता है, जब भी आपसे औसत चाल पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है 2xy बटे x प्लस वाई। ये x क्या होगा साथियों, पहली चाल होगी, y क्या होगा, दूसरी चाल होगी। तो सिंपल सा साथियों आप लोग पुट कर देंगे दो, पहली चाल क्या है यानी कि x का मान क्या है साथियों 12, और अगर बात करते हैं साथियों y क्या है, दूसरी चाल है तो 10 है, बटे में साथियों क्या हो जाएगा 12 प्लस 10 हो जाएगा, 12 प्लस 10 हो जाएगा। अब अगर बात करें साथियों 12 दूना 24, 24 दाम कितने हो जाएंगे साथियों 240 हो जाएंगे। नीचे आपका साथियों 120 आ जाएगा, 120 नहीं बल्कि 12 और 10 आपका 22 आ जाएगा। इसको अगर कट करेंगे साथियों 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यानी कि 120 बटे 11 यहाँ पर आया है। अब इसको कट करेंगे 11 कम 11 हो जाएगा, ठीक है, एक चला जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों पॉइंट लगा देंगे, अब दो नंबर एक साथ काटेंगे तो यहाँ पर अब ऐसे करके लगेगा, ठीक है ना। तो कितना बचा साथियों 10 था, ये यहाँ पर भी 0 लग जाएगा। तो 11 नीम कितने हो जाएंगे साथियों 99 हो जाएंगे, यानी कि 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसकी औसत चाल साथियों कहलाएगी। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कि 300 पर 8% की दर से कितने वर्षों में उतना ब्याज मिलेगा जितना 1600 पर 1.5% की दर से 3 वर्षों में मिलता है, आपसे साथियों पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पर साथियों 8 सही 1/2 है, क्या है 8 सही 1/2% की दर से 3 वर्षों में। ये कुछ नहीं साधारण, आपने साथियों एसआई बराबर सुना होगा PRT बटे 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर साथियों मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, लेकिन आपसे समय एक तरीके से पूछा जा रहा है। तो मूलधन कितना है 300 है, दर कितनी है साथियों 8% है, वर्ष यहाँ पर पूछ रहे हैं तो वर्ष के लिए हम y यहाँ पर लिख लेंगे, बटे में 100 लगता है, यानी कि ये कह रहा है उतना ब्याज मिलेगा जितना, इसलिए यानी कि बराबर कह सकते हैं 1600 पर 8.5% की अगर बात करें 8 दूना 16, 16 और एक आपका कितना हो जाएगा 17, 17/2% यहाँ पर आ जाएगा। तो 17 बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों 2 आ जाएगा। गुणा में क्या हुआ, अगर बात करें 3 वर्ष की बात की गई तो 3 वर्ष लिख लेंगे, गुणा में साथियों यहाँ पर बटे में 100 लग जाएगा, ठीक है। तो इन दो जीरो से साथियों ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस 2 से अगर बात करें ये यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या है साथियों 8 गुणा 17 गुणा 3 यहाँ पर है, और इधर को क्या है इन 2 जीरो से साथियों ये 2 जीरो कट जाएंगे आपके, और 8 3 आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। 8 3 आपका 24 हो जाएगा और 24 वाई हो जाएगा। अब अगर बात करें ये 24 साथियों इसके बटे में आ जाएगा तो 24 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 24 हट जाएगा। 8 एकम 8, 8 आपका क्या होता है 8 3 आपका 24 होता है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी कि वाई बराबर क्या आएगा साथियों 17 वर्ष आ जाएगा वाई बराबर, जो कि कौन से ऑप्शन में है साथियों ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 3 वर्षों में 6555 हो जाती है, वो धनराशि क्या है, वो मूलधन आपसे एक तरीके से पूछा जा रहा है। देखिए अगर आर यहाँ पर साथियों कितना दे रखा है 10% दे रखा है, और टी की अगर बात करें यानी कि समय कितना दे रखा है 3 वर्ष का दे रखा है, और ए कितना दे रखा है 6655 यहाँ पर दे रखा है, तो आपसे पी की वैल्यू पूछी जा रही है यानी कि मूलधन कितना है। तो आप क्या करेंगे साथियों, एक सूत्र होता है वो आपको भी मालूम होगा, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर क्या हो जाएगी साथियों टी हो जाएगी। ये फॉर्मूला आपने बचपन में सुना होगा। अब ए की वैल्यू कितनी है 6655 है, ठीक है। पी ही तो आपको ज्ञात करना है साथियों, पी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 1 प्लस आर कितना है 10% है, बटे में 100 आ जाएगा यहाँ पर, और टी यानी कि पावर कितनी है, अगर पावर की बात करें तो 3 वर्ष की बात चल रही है, 3 पावर हो जाएगी। इस जीरो से ये जीरो आपका कट जाएगा, 1/10 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं जरा, ठीक है। 6655 बराबर पी। अब अगर बात करते हैं साथियों 0 से 0 कट गया, अब 10 की गुणा 1 से होगी, 10 से कम 10, 10 और 1 आपका 11, 11/10 यहाँ पर हो जाएगा। 11/10 होगा ना, पावर 3 लगी है तो इसको 3 बार लिख देंगे साथियों, 11/10, 11/10 और 11/10 यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर साथियों बात करते हैं ये कैसे, यानी पी की देखिए वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये तीनों जीरो क्या हो जाएंगे, ये तीनों जीरो इसके गुणा में लग जाएंगे, और ये 11 11 11 इसके भाग में आ
आ जाएंगे। तो ऐसे साथियों कहा जा सकता है कि P बराबर, या इधर लिख लेते हैं P बराबर साथियों कितना हो जाएगा 6655। ये 3 जीरो है ना, 3 जीरो इधर लग जाएंगे और ये साथियों क्या लग जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब अगर बात करें 11 कम 11 होगा, 11 छंग आपका कितना हो जाएगा साथियों 66 हो जाएगा। 55 है ना, दो संख्याओं को एक साथ कट करेंगे तो जीरो लगाएंगे, 11 पंजे आपका क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, यानी कि 605 और 3 जीरो आ जाएंगे, जिसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए 605 और 3 जीरो यहाँ पर लग गए। अभी नीचे क्या है साथियों 11 गुणा 11 है। अब 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 पंजे आपका 55 हो जाएगा, 5 लगेगा 55 हो जाएगा, फिर 11 पंजे 55 हो जाएगा, फिर आपका ये 3 जीरो लग जाएंगे। एक 11 बचा है, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, यानी कि 5000 आपका जो आएगा ना साथियों, पी कितना आएगा, मूलधन कितना आएगा 5000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही कार्य 10 दिन कम में हो सकता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति लगे थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सा प्रश्न है। कुछ व्यक्ति एक कार्य को, मान लेते हैं हम इतने व्यक्ति, कितने एक्स व्यक्ति किसी कार्य को, एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अगर यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए, यानी कि पहले तो 8 एक्स व्यक्ति थे, अब 8 व्यक्ति और मिल गए, तो कितने व्यक्ति हो गए एक्स प्लस 8 व्यक्ति हो गए। तो 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही कार्य 10 दिन कम में हो सकता है, यानी कि पहले 40 दिन में हो रहा था, तो अब जब 8 व्यक्ति मिल जाएंगे तो 10 दिन कम में होने लगेगा, यानी कि पहले 40 दिन में हो रहा था तो अब साथियों 30 दिन में होगा। तो आरंभ में कितने व्यक्ति लगे थे, यानी कि एक्स की वैल्यू एक तरीके से पूछी जा रही है। तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स का मान आपका निकल जाएगा और वही आपका आंसर होगा। तो 40 एक्स यहाँ पर हो जाएगा बराबर 30 की एक्स से गुणा होगी तो 30 एक्स हो जाएगा, और साथियों कितना हो जाएगा प्लस 30 की गुणा 8 से होगी तो 240 आ जाएगा। 8 3 आपका 24 होता है। ठीक है, तो 40x की अगर बात करें, 40x में से ये 30x जाएगा तो कितना बचेगा साथियों 10x बचेगा। तो 10x बराबर कितना है साथियों 240 है, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 आएगा तो साथियों यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर साथियों देखिए अंडर रूट 50 है गुणा अंडर रूट 20 है, अंडर रूट 54 है। ये एक ही अंडर रूट है, ये दो अंडर रूट नहीं है। ठीक है, तो अंडर रूट 54 है, और उसके बाद साथियों क्या है बटे में है, ये अंडर रूट 200 है। ठीक है, और गुणा क्या है साथियों अंडर रूट 135 है। देखिए ये भी अंडर रूट में, 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 ये भी अंडर रूट में। तो ऐसा करें ना साथियों, एक बड़ा सा अंडर रूट कर लें हम, और क्या करें सभी संख्याओं को लिख लें अंडर रूट में, यानी कि अंडर रूट 50 है गुणा अंडर रूट 20 है गुणा अंडर रूट 54 है, और अपॉन में क्या है साथियों 200 है अंडर रूट में, और साथियों गुणा 135 है। अब यहाँ पर आसानी ये हो जाएगी साथियों, कट जाएगा, जैसे कि 50 एकम 50, 50 चौक आपके कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये 5 एकम 5, 5 दूना 10 आपका, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 27 एकम 27 होता है, और 27 दूना आपके कितने होते हैं 54 होते हैं। तो मुझे यहाँ पर साथियों क्या मिला, मुझे यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट का 2 मिला, यानी कि कट पिट करके साथियों अंडर रूट 2 आया। तो इसलिए आंसर आपका किसके ऑप्शन के साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा।